बांझ औरत कहकर जब सास ने तलाक दिलवाने की कोशिश की, तब जज साहब के कहने पर रजत को अपनी पत्नी राधिका को कुछ महीनों के लिए अपने घर पर साथ में रखना था। और एक दिन अचानक जब रजत अपने ऑफिस से घर आया तो उसकी माँ और उसकी बहन की बातें सुनकर और उसकी सच्चाई जानकर चौंक गया, क्योंकि उन लोगों ने ही राधिका को बांझ। अदालत रोज की तरह आज भी खचाखच भरी थी। अंतर था तो बस चेहरों का। आज उसमें से एक चेहरा था तो रजत व राधिका के तलाक का। एक तरफ रजत का वकील वह उसके रिश्तेदार थे तो दूसरी तरफ राधिका का वकील व उसके रिश्तेदार थे। जज जैसे ही अदालत के कमरे में घुसा वैसे ही सभी अपनी जगह खड़े हो गए। अब बारी थी तो दोनों तरफ के वकीलों के जेहर की, जो चालू हो चुकी थी। रोप प्रत्यारोपों का दौर शुरू हो गया। समझ नहीं आ रहा था कि दोनों अर्थात रजत व राधिका में कौन सही था और कौन गलत। इसी उपापोह में जज ने दोनों को कुछ महीने साथ साथ बिताने को कहकर अगली सुनवाई की तारीख दे दी। ये तारीख जज की तरफ से पहली बार ना थी। इस तलाक की सुनवाई के लिए पहले भी तारीखों पर तारीख पड़ चुकी थी। अगली सुनवाई के साथ ही रजत व राधिका के चेहरों की रंगत जितनी नहीं बदली थी, उससे कहीं ज़्यादा उनके रिश्तेदारों की बदली हुई थी, क्योंकि वो इस रिश्ते की अंतिम आहुति देने के लिए तत्पर थे। लेकिन अफसोस, अब अगली सुनवाई तक इंतजार करना था। उधर दोनों वकील जो अदालत के कटघरे में कुत्ता बिल्ली की तरह लड़ रहे थे, वो दोनों हाथ मिलाते हुए हंसकर चाय पीने में मशगूल थे। पूरा परिसर खाली हो गया था। रह गए थे तो केवल एक तरफ रजत तो दूसरी तरफ राधिका, जो दूर दूर होने के बावजूद भी दिलों से करीब थे। लेकिन दोनों की अहम की दीवारें टकरा रही थी। यहाँ पर हम के स्थान पर मैं आ गया था। फिर अकस्मात दोनों एक दूसरे को नजरअंदाज करते हुए आगे बढ़ गए। रजत अपने ऑफिस की तरफ तो राधिका घर की तरफ। राधिका जैसे ही घर पहुंची तभी लो, महारानी जी फिर से इस घर में आ गई। सास ने राधिका के घर आते ही कहा, अरे माँ, इसे तो कुछ बोलो ही मत, नहीं तो हम लोगों के ऊपर भी प्रताड़ना का केस ठोक देगी। राधिका की ननद ने कहा। राधिका सुनकर भी अनजान बनते हुए सीधे अपने कमरे में चली गई, परंतु बाहर से ताने बराबर सुनाई पड़ रहे थे। अब देखो, महारानी बाहर से आई और सोने चली गई। हम सब नौकर बैठे हैं ना उसके, पता नहीं ये कल मोही कब इस घर से जाएगी। सास राधिका को सुनाते हुए इधर राधिका के सर में दर्द, ऊपर से सास व ननद की जली कटी सुन सुनकर मन फटा जा रहा था। जैसे सास ननद ताने सुनाने में कंपटीशन कर रही हो। कभी सास राधिका को तो कभी ननद राधिका को सुनाने में लगी थी। मन ही मन राधिका बड़बड़ाते हुए, कैसे इस अजायब घर में मैं समय बिताऊंगी। अब तो रजत को भी कुछ अपने मन का नहीं बता सकती। सोचते सोचते राधिका रोने लगी। उसे अपने वो दिन याद आ गए जब रजत और राधिका दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। दोनों ने इस शादी के लिए क्या क्या ना पापड़ बेले। दोनों ही एक दूसरे के परिवारों को अपना बनाने में लगे थे। तब कहीं जाकर बड़ी मुश्किल से दोनों के परिवार वाले शादी के लिए तैयार हुए थे। और आज इतने में ऑफिस से रजत आते ही, माँ एक कप चाय देना, सर भारी है। क्यों नहीं अपनी बीवी से कहता, वो रानी महारानी केवल खटिया तोड़ेगी। रजत की माँ ने ऊंची आवाज में कहा, धीरे कहो माँ, वो कुछ समय के लिए यहाँ है, फिर वो अपने घर, मेरा उस पर क्या अधिकार। रजत ने माँ को चुप कराते हुए कहा, धीरे क्यों कहूँ, अभी तो वो तेरी बीवी है, अभी तो तेरा उसे सब कुछ करना पड़ेगा। जब जाएगी तब जाएगी। माँ ने रजत को हाथ नचाते हुए कहा। रजत कुछ बोलता उससे पहले ही राधिका रजत के हाथ से उसका बैग ले जाती है, जैसे उसने सास की सारी बातें सुन ली हो। राधिका रजत के लिए चाय बनाने चली गई। तभी रजत राधिका से, राधिका तुम रहने दो, मैं खुद बना लूँगा। राधिका ने कुछ नहीं कहा, चुपचाप चाय बनाती रही। थोड़ी ही देर में राधिका ने रजत को चाय का कप थमाते हुए
रसोई घर से बाहर निकल गई। रजत चाय की चुस्की लेते हुए अपने बीते दिनों को याद करने लगा। क्या वो दिन थे, राधिका यूं ही हर शाम मेरे लिए चाय लाती और मैं उसे छेड़ने के लिए खींचकर अपने पास बैठा लेता। उधर माँ जैसे आवाज़ लगाती वो मेरा हाथ छुड़वा कर भागती, ऐसे जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। रजत मुस्कुराने लगा। वो भी क्या दिन थे। राधिका मुझसे कितना प्यार करती थी। रजत इधर उधर देखा, फिर अपनी यादों में डूब गया। यूं ही हमारी शादी के तकरीबन 6-7 साल बीत गए थे कि एक दिन माँ कहने लगी, आखिर में तुम दोनों ही आपस में खुश रहोगे कि मुझे भी खुश रहने का अधिकार है। क्या हुआ माँ? रजत ने पूछा। क्या क्या हुआ? मुझे भी खुश रहने के लिए एक पोता तो चाहिए। इस वंश को आगे बढ़ाना है कि नहीं, कि ऐसे ही? माँ ने कहा। ठीक है माँ, हम लोग भी चाहते हैं, डॉक्टर को भी दिखा ही रहे हैं, अब ईश्वर की इच्छा। रजत ने मायूसी से माँ ने अपने बेटे का मुंह देखकर धीरे से दबी जुबान से रजत को कहने लगी, एक बात कहूँ, अगर ना हो तो इसे छोड़ दे, मैं तेरी दूसरी शादी करवा दूंगी। राधिका की तरफ इशारा करते हुए। क्या क्या बोल रही हो माँ? रजत लगभग चीख ही पड़ा था। इसमें मैंने क्या गलत बोला? कम से कम वंश चलाने के लिए एक पोता तो चाहिए। जब ये बेटा नहीं दे सकती तो छोड़ दे मेरे बेटे का पीछा। मेरे बेटे के लिए लड़कियों की कमी है क्या? माँ ने राधिका को मुखातिब होकर कहा। ये क्या कह रही हैं माँ जी? इसमें मेरा क्या दोष? राधिका ने रोते हुए। दोष क्यों नहीं है? तुम ही ना पैदा करोगी बेटा, अभी तक 2-3 हो जाने चाहिए थे। माँ ने कहा। दोनों निरुत्तर हो गए। माँ की भावना को समझते हुए माँ को समझाना मुश्किल था। राधिका बोलने को बोल सकती थी कि इसमें जितना मेरा दोष है उतना ही आपके बेटे का भी दोष है। इसका ये मतलब ये नहीं कि मैं भी रजत को छोड़ दूँ। एक दिन अचानक माँ ने एक पंडित को घर बुलाते हुए, राधिका, ये बहुत प्रसिद्ध पंडित जी हैं, इनका आशीर्वाद कभी खाली नहीं जाता, आओ इनसे आशीर्वाद ले लो, भगवान ने चाहा तो जल्द ही तुम्हारी गोद भर जाएगी। माँ ने कहा। माँ की आवाज़ सुनकर दूसरे कमरे से रजत आते ही माँ को एक कोने में ले जाकर कहने लगा, माँ, ये सब क्या नया नाटक है? आपकी टीवी पर इतना कुछ देखती हैं, फिर भी मुझे पता है, इसलिए तेरे सामने ही आशीर्वाद देकर चले जाएंगे। अगर इससे हमारे घर का कुल दीपक आ जाए तो क्या दिक्कत है? थोड़ा रुक कर फिर माँ ने कहा, फिर तो तेरे को कोई दिक्कत नहीं ना? माँ ने रजत को समझाते हुए। ठीक है, आपकी जो मर्जी वो करो। रजत ने अपनी माँ के आगे हार मानते हुए। पंडित जी आगे बढ़कर राधिका को आशीर्वाद के रूप में कुछ सामग्री देते हुए, बहू, इसी गुरुवार के दिन पीली साड़ी के पल्लू में बांध लेना और हर गुरुवार को वही साड़ी पहनना। तुम्हारी झोली जल्द ही खुशियों से भर जाएगी। पंडित जी थोड़ा रुकते हुए, लेकिन एक बात ध्यान रखना, बांधने के बाद वो साड़ी खोनी नहीं चाहिए, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। अनर्थ? कैसा अनर्थ पंडित जी? सास ने पूछा। आप सभी की मुश्किलें और बढ़ जाएगी, पंडित कहते हुए चला गया। राधिका पढ़ी लिखी होने के कारण इन अंधविश्वासों को मानती नहीं थी, परंतु इसमें उसका नुकसान था भी क्या? बस फिर क्या था, अगले दिन ही गुरुवार था, इसलिए राधिका उसी दिन एक पीली साड़ी खरीद कर ले आई। गुरुवार को पंडित जी ने जैसा कहा था वैसा ही उसने किया। उसके अगले दिन साड़ी भी बहुत हिफाजत से धोकर सुखाई। बार बार काम करते करते साड़ी को देख लेती, पर ये क्या, दोपहर होते होते तक उसकी साड़ी वहां से गायब हो गई। दौड़कर अपनी सास से पूछने गई, माँ जी, आपने मेरी साड़ी उतार ली क्या? मैं नहीं तो। क्यों, क्या हुआ? सास ने कहा। माँ जी, साड़ी नहीं दिख रही। राधिका ने डरते डरते कहा। क्या तुमने साड़ी खो दी? तुझे साड़ी देखनी नहीं चाहिए थी, पंडित जी तो पहले ही बोले थे कि साड़ी खोनी नहीं चाहिए। हे भगवान, अब इस घर का क्या होगा? सास बवाल मचाते हुए।
राधिका को समझ नहीं आ रहा था कि साड़ी गई तो कहाँ गई। घर में कोहराम मच गया। सास ननद सभी राधिका को बोले जा रही थी। इतने में रजत घर आते ही, क्या हुआ माँ, क्यों इतना घर में शोर शराबा है? क्या बताऊं बेटा, जिसका मुझे डर था वही हो गया। साड़ी खो गई, अब इस घर का क्या होगा भगवान ही जाने। माँ ने रोते हुए कहा, राधिका राधिका देख रहा हूँ आजकल तुम बहुत लापरवाह होती जा रही हो, एक साड़ी भी नहीं संभाल सकती थी। रजत ने राधिका को डांटते हुए, छोड़ बेटा इसको, अगर इस घर की इतनी ही चिंता होती तो साड़ी का ध्यान न रखती। अब फिर पंडित जी को बुलाकर पूछना पड़ेगा कि इस बला का क्या उपाय है। माँ ने रजत को राधिका के प्रति भड़काते हुए अगले दिन पंडित जी आ धमके। सास और पंडित जी ने तकरीबन 1-2 घंटे बातचीत चली। फिर पंडित जी ने राधिका को बुलाते हुए, लो बहू, ये भगवान का प्रसाद है, इसको सुबह घर की पूजा करने के बाद सास के हाथों पानी में घोलकर पी जाना। शायद भगवान ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। और हाँ, इस प्रसाद को पीने से पहले तक संभाल कर रखना, कोई और लोग इसे खा न ले, नहीं तो फिर मैं इस घर को किसी भी हालत में मुसीबत से नहीं बचा सकता। राधिका डरते हुए उस प्रसाद को अपने अलमारी में रखते हुए यही सोचती हुई कि जल्दी से सुबह हो और इस प्रसाद को पीकर सारी समस्या खत्म करूं। दरअसल राधिका आने वाली समस्या से ज़्यादा वर्तमान की समस्या से ज़्यादा परेशान थी। अगले दिन राधिका उठने के लिए कुछ समय बाद ही परेशान हो उठी, क्योंकि पूरी अलमारी छान मारी परंतु कहीं भी पंडित जी का दिया हुआ प्रसाद नहीं दिख रहा था। इतने में सास ने आवाज लगाई, राधिका पंडित जी का दिया हुआ प्रसाद ले आओ, तुम्हें घोल कर दे दूं, आती हूँ। राधिका ने अनमने ढंग से कहा। राधिका को खोजते हुए तकरीब 1-2 घंटे बीत गए। तभी सास की आवाज उसके कानों में पड़ी, ये लड़की इस घर को बर्बाद करके ही मानेगी। कब कहे थे पंडित जी पीने को, अभी तक नहीं पी। राधिका गुस्से में, माँ जी ने आवाज लगाते हुए। जैसे ही राधिका ने बताया कि प्रसाद कहीं नहीं मिल रहा है, वैसे ही मानो घर में भूचाल आ गया हो। सास ननद रजत सभी उसको खरी खोटी सुनाने लगे। बात इतनी बढ़ गई कि रजत का हाथ राधिका पर उठ गया। राधिका मारे गुस्से के अपना ससुराल छोड़ मायके चली आई। फिर क्या था, राधिका इस अपमान को बर्दाश्त ना कर पाई और बात तलाक तक आ पहुंची। तलाक के लिए अदालत के दरवाजे खटखटा दिए गए और जिन्हें चालू हो गई, और आज अदालत ने राधिका को कुछ दिनों के लिए वापस रजत के साथ कर दिया। इतने में रजत की नज़र चाय के कप पर पड़ी जो ठंडी हो चुकी थी। रजत ठंडी आहें भरते हुए मन ही मन, राधिका तुम ही हो इन सारी परेशानियों की जिम्मेदार, ना पीली साड़ी खोती ना ही ये परेशानियां आती, सोचते हुए बालकोनी में घूमने लगा। तभी उसकी माँ की आवाज़ उसके कानों में पड़ी, देखा मुन्नी, मैंने कर दिखाया ना, बड़ा मुश्किल था राधिका से रजत का पीछा छुड़वाना, आखिरकार मेरी मेहनत रंग लाई। माँ ने अपनी जीत का सेहरा बांधते हुए, हाँ माँ मान गई आपको, भैया की दूसरी शादी करवाने के चक्कर में आपने तो एकदम फिल्मी हीरोइनों की तरह एक्टिंग की थी। अच्छा माँ, एक बात बताओ, साड़ी तो समझ में आती है कि तुमने उतार ली, परंतु प्रसाद? ननद ने माँ पर गर्व करते हुए, अरे पगली, प्रसाद गायब करना कोई मुश्किल काम थोड़ी ही था। वो प्रसाद मैंने उड़ने वाली पदार्थ से बनवाया था जो हवा के संपर्क में आते ही 8-10 घंटों में अपने आप उड़ जाएगा। फिर क्या था, अलमारी में पड़ा पड़ा उड़ गया। माँ ने अपनी पीठ अपने ही थपथपाते हुए। रजत सुनते ही ऐसा लगा मानो कदमों के नीचे से जमीन खिसक गई हो। माँ, ये तुमने क्या किया? अपने ही बेटे के जीवन में जहर घोल दिया एक बच्चे के खातिर। बच्चा तो हम लोग अनाथालय से लेने ही वाले थे, फिर तुमने ऐसा क्यों किया माँ? मैं आज भी राधिका को बहुत प्यार करता हूँ, परंतु वो मुझे कभी माफ़ नहीं करेगी। रजत वहीं बैठते हुए रोया जा रहा था, साथ ही कहता जा रहा था, मुझे माफ़ कर दो राधिका, मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ। आज
रजत की तरफ से अहम व मतभेद की दीवारें टूट गई थी। घमंड चकनाचूर हो गया था। नफरत हमेशा के लिए दफन हो गया और राधिका दूसरे कमरे में सभी बातों से अनजान रजत से दूर जाने पर आंसू बहा रही थी। वो राधिका के पास कमरे में गया और राधिका से माफी मांगने लगा और राधिका से बोला, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकता, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं, ये सब मेरी माँ का किया धरा है। और उसने पूरी बात राधिका को बताई और राधिका को बोला, अपना बैग पैक करो, हम ये घर छोड़कर जा रहे हैं। जब रजत और राधिका घर छोड़कर जाने लगे तो रजत की माँ उनसे माफी मांग रही थी। वह बोली, बेटा मुझे माफ कर दे, पर मुझे छोड़कर मत जाओ। वो दोनों एक किराए के घर में रहने लगे थे और उन दोनों ने एक बच्चा अनाथालय से गोद ले लिया था और अपनी खुशहाल जिंदगी जीने लगे। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।